तो यहाँ पे आया था रो H2। अब क्या करेंगे, 1 वाले टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे और 2 वाले टर्म्स हम एक तरफ ले जाएंगे। तो 1 वाले टर्म्स हम लेफ्ट साइड में ले लिया और 2 वाले टर्म्स हम राइट साइड यहाँ पर ले गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया कितना, P1, ये 1 वाला इधर माइनस का इधर आएगा, प्लस का हाफ रो B1 का स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का ये भी इधर की तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, रो GH1 बराबर। ठीक, अब 2 वाले टर्म्स देख लिए, ये P2 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस के P2, यहाँ पर प्लस में ही दे रखा, तो हाफ रो V2 स्क्वायर और फिर कितना हो गया, रो GH2। क्लियर है ये बात। अगर इसके साथ हम तीसरी कंडीशन भी ले लेते हैं, यानी कि तीसरा सिरा भी मान लेते हैं जिसकी ऊंचाई S3 मान लेते थे, तो वहां पर कंडीशन हमारी क्या होती, इसके इक्वल हो जाती कि P3 प्लस हाफ रो V3 का स्क्वायर प्लस रो GH3। चौथी कंडीशन ले लेते, इसी तरह से सारी कंडीशन क्या आती, समान आती, यानी कि हम कह सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम यहां पर कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर और प्लस रो GH बराबर किसके हो गया, यहां पर कांस्टेंट के हो गया, यानी कि एक नियतांक के बराबर हो गया। तो यहां से बर्नौली की प्रमेय सिद्ध हो गई कि जब कोई असंपीड्य तथा अशांत द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान पर या फिर किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में प्रवाहित धारा के प्रभाव में प्रवाहित होता है, तब उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु की कुल ऊर्जा, यानी कि प्रवाहित द्रव में ऊर्जा कितनी होती है, 3 होती है, द्रव ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग एक कांस्टेंट यानी कि एक नियतांक होता है। तो यहां से हमारी बर्नौली की प्रमेय निकल कर आ गई। अब मैं इसे संक्षेप में आपको समझा देता हूं कि किस तरह से संक्षेप में है, फिर दोबारा से इसकी आप थ्योरी नहीं लिखूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि थ्योरेटिकल जो भी आपको करना था, जैसे आपको नोट्स बनाने हैं तो यहां से देख के आप नोट्स बना लेंगे। ठीक, अब मैं इसे एक बार और समझा देता हूं, थोड़ा सा काफी लंबी है, इसलिए कुछ बच्चों के तो समझ में आ गई होगी परंतु कुछ के समझ में नहीं आई होगी, तो इसलिए मैं इसे दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। बर्नौली की प्रमेय का जैसे कि स्टेटमेंट बताया, उसका गणितीय रूप हो गया हमारा P बराबर हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर कांस्टेंट। ठीक, तो ये हमें प्रूफ करके लाना, कैसे लाना है, तो सबसे पहले हमने असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली एक नली ले ली XY। ठीक, ये ले ली इस तरह से XY, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, यानी कि इसका जाता है A1 मान लिया, ये X ये Y और इसका कितना मान लिया A2। यहाँ पर जो द्रव प्रवेश कर रहा है वह V1 वेग से प्रवेश कर रहा है और यहाँ पर जो द्रव निकल रहा है वह V2 वेग से निकल रहा है। यहाँ पर जो दाब लग रहा है वह कितना लग रहा है, P1 लग रहा है, परंतु यहाँ पर जो दाब लग रहा है वह कितना लग रहा है, P2 लग रहा है। ये हमारा क्षैतिज तल है, तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी है H1 और यहाँ पर ऊंचाई कितनी है H2। ठीक, ये तो बन गया हमारा चित्र। नॉर्मली बता रहा हूँ, केवल समझाने के उद्देश्य से। लिखा मैं पहले चुका हूँ, आपको चित्र सही करके वहां पर भी बना चुका हूँ, ये वाला चित्र नहीं बनाना, ये समझाने के उद्देश्य से आपके। ठीक, तो पहले क्या निकाला था हमने, x सिरे में 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव द्वारा चली गई दूरी कितनी आई थी, v1, कितनी आई थी, v1 आ गई थी। ठीक, अब इस पर यानी कि x सिरे में 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव पर लगने वाला बल, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, दाब गुणा क्षेत्रफल। ठीक, तो बल कितना आ गया, P1 इंटू A1। ठीक, अब यहां से ये हो गया। अब इसका क्या निकालेंगे, x रे में प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य, कार्य कितना हो जाएगा हमारा, P1 A1 B1। ठीक है, ये आ गया x रे के लिए।
ठीक। इसी प्रकार बाई श्रेणी के लिए कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आएगा P2 A2 V2 और नेट कार्य कितना आ जाएगा x y पर नेट कार्य कितना जाएगा P1 A1 B1 माइनस P2 A2 B2। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। क्लियर है इतनी बात? यही हमने किया था पहले। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहां पर ये निकाल लिया था। अब उसके बाद हमने इसकी गतिज ऊर्जा निकाली। क्या निकाली? गतिज ऊर्जा। या इससे पहले अविरतता के सिद्धांत से क्या आ गया था, A1 B1 बराबर A2 B2। यदि इसमें बहने वाले द्रव का द्रव्यमान कितना है, m है, और घनत्व कितना है, ρ है, तो ये क्या आ गया, आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं, m/ρ। फिर से समीकरण 1 पर आ गए थे, तब x y पर किया गया नेट कार्य। अब देखिए A1 B1 इसकी जगह क्या रख देंगे, A2 B2 की जगह हम A1 B1 रख देंगे, यानी कि P1 माइनस P2 और कॉमन क्या आ गया A1 B1 और A1 B1 की जगह क्या लिख दिया था हमने, m/ρ लिख दिया था। ये क्या आ गया, नेट कार्य निकल कर हमारा आ गया था। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा। तो एक सेकंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा कितनी आ गई थी, द्रव्यमान कितना माना हमने m और वेग कितना x सिरे पर 1 v1। तो इस बार ये एक सेकंड में x सिरे में प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा आ गई। अब इसके बाद एक सेकंड में बाहर निकलने वाले द्रव की ऊर्जा कितनी आएगी, हाफ m v2 स्क्वायर। तो कुल ऊर्जा कितनी आएगी, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हाफ m, तो कितना बचा v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे कि x सिरे पर स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, mg। x सिरे की ऊंचाई कितनी है, h1, और y सिरे पर कितना आ गया हमारा mgh2। नेट स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई हमारी, mgh1 माइनस के h2। क्लियर है इतना? अब क्या निकाल लेंगे कि ऊर्जा में वृद्धि। ऊर्जा में वृद्धि कैसे निकालेंगे, इसमें से ये वाली ऊर्जा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो बची हुई ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। तो हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर और माइनस mg h1 माइनस के h2। अब हम जानते हैं जो ऊर्जा में जो वृद्धि हुई वह किसके बराबर हो जाएगी, नेट किए गए कार्य के बराबर हो जाएगी, यानी कि ये वाली वैल्यू इस वाले वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो मैं यहीं पर लिख रहा हूँ हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर और माइनस mgh1 माइनस h2। बस इसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके हमारी ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, यही वीडियो हम बार-बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको बर्नौली के में क्लियर